लेकिन मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों को किस तरह से लड़ा। अगर आप उसको बताएं कि बहुत मेटिकुलसली किस तरीके से ये प्लान किया गया कि हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये हमारी अपील है। और जो 100% भाजपा वाली बात जो अमित शाह की थी, जिसको फिर देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ाया, मल्टीपल रैलीज हुई। आप देखिए रैलियों का जो दौर चला, बहुत ध्यान से इस बात का चुनाव किया गया कि प्रदेश के बाहर के जो नेता चुनाव करने आएंगे वो कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। इसके भी अर्थ निकाले गए कि योगी आदित्यनाथ को, ठीक है नगर निगम के चुनाव हैं, योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, लेकिन उनको चुनाव, लेकिन दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी ने एमसीडी चुनावों के रिजल्ट, एमसीडी चुनाव नतीजों के लिए रैलियां की हैं प्रचार में, पर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने उनको नहीं निमंत्रित किया गया। लोगों ने कहा कि एक टैक्टिकल मूव था कि नॉर्थ इंडिया, एंटी नॉर्थ इंडिया और उस तरह का जो यूबीटी प्लस एमएनएस का नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए। पर बीजेपी के चुनाव रणनीति को लेकर के आप उसके कुछ बिंदु बताएं कि क्या महत्वपूर्ण उसके पॉइंट्स रहे। देखिए, बीजेपी की रणनीति अगर मैं एक शब्द में कहूं तो जिसे हिंदी में कहते हैं शातिर, उनकी बड़ी शातिर तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति रखी थी। और उसके दो भाग थे। पहला भाग तो जाहिर सी बात है कि मुंबई के लिए था, क्योंकि मुंबई उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरा था उनके लिए। बहुत सालों से एक सपना संजोए बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं मुंबई के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी की स्थापना भी मुंबई के भीतर हुई है, जाहिर सी बात है कि वो सबसे बड़ी बात उनके लिए थी। तो इसके लिए मुंबई खास करके था, और बाकी पूरे महाराष्ट्र के लिए। मैं एक एक करके शुरू करता हूं। पहली बात, बीजेपी ने सबसे पहले इस बात का आकलन किया कि कौन सी जगह पर वो अपने आप अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं और कौन सी महानगर पालिकाएं ऐसी है जहां पर उन्हें सहयोगी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्हें समझ में आ गया कि अजित पवार सबसे यूजलेस है इस मामले में। तो अजित पवार को तो सबसे पहले उन्होंने दरकिनार कर दिया। पहले ही उन्होंने कह दिया अलग अलग कारण देकर कि भाई अजित पवार के साथ तो हो ही नहीं सकता। और कारण देने के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो सीट एडजस्टमेंट का कारण होता है कि भाई हम दोनों ही ताकतवर है तो कैसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तो अजित पवार को तो उन्होंने हटा दिया। मुंबई में कारण दिया गया कि मुंबई में एनसीपी के प्रमुख जो है नवाब मलिक है, और उनको जिस तरीके से यूएपीए में उनके खिलाफ मामला चल रहा है या ईडी की उनकी गिरफ्तारी रही है, दाऊद वाले मामले में उन पर कार्रवाई हुई थी, तो इसके चलते हम उनके साथ भी नहीं जा सकते। तो यहां पर भी उनको दरकिनार कर दिया। तो अजित पवार सबसे पहले दूर चले गए। फिर उन्होंने जानने की कोशिश की कि एकनाथ शिंदे के साथ कहां पर हम लोग अलायंस करने चाहिए, हमें कहां पर अलायंस करना चाहिए, यह नहीं कि अलायंस कर सकते हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि जो एमएमआर रीजन जिसे कहा जाता है, खास करके मुंबई, ठाणे और कल्याण डोंबिवली, ये जो 3 महानगर पालिकाएं हैं, यहां पर शिवसेना यूबीटी की जान बची हुई है। शिवसेना यूबीटी का कैडर वहां पर है, उन्हें नेता हो या ना हो यहां पर वोट पड़ते हैं। तो यहां पर अगर एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ दिया जाए या बीजेपी अकेले लड़ने की कोशिश करे तो हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन बेहतर होगा। तो यहां पर तो एकनाथ शिंदे को साथ में लेना होगा। मुंबई में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुंबई में जितनी सीटें बीजेपी ने तय की उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एकनाथ शिंदे के साथ जो भी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उनका अलायंस हो गया। ठाणे और कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे बड़ी पार्टी थे, तो वहां पर तो सीट एडजस्टमेंट की इशू नहीं किया उन्होंने, वहां पर भी उन्होंने अलायंस कर लिया। लेकिन बाकी सभी जगह पे, नासिक, संभाजीनगर, पुणे या बाकी शहर है, वहां पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस नहीं किया। कुछ जगह पर छोटा मोटा अलायंस किया, नागपुर में उन्होंने कुछ छोटी मोटी सीटें दी, उनको साथ में लिया, लेकिन टैक्टिकली उन्होंने डिसाइड किया यहां पर तो हम अपने बलबूते पे चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने वो तय कर लिया। दूसरी बात बीजेपी ने की, जिसका जिक्र आपने किया, कि बीएमसी के चुनाव होते हुए भी, इतने बड़े चुनाव होते हुए भी, और यहां पर उत्तर भारतीय पॉपुलेशन इतना बड़ी संख्या में होते हुए भी, मुंबई जैसा शहर ये अकेला पूरे देश का ऐसा शहर होगा कि जहां पर वहां की लोकल भाषा बोलने वाले सबसे कम संख्या में है, यानी वो मेजॉरिटी में भी नहीं है। 40% वहां पर है, 60% अन्य भाषाएं बोलते हैं वहां पर। तो ये अकेला शहर होगा पूरे मुंबई का। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ इतना ध्यान रखने के लिए कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ या कोई बड़ा नेता बाहर से आएगा, उसने कुछ बोला, अन्नामलाई के साथ क्या हुआ हमने देखा, तो उसके वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मौका मिलेगा मराठी वोटों का ज्यादा कंसोलिडेशन करने का। यह बात उन्हें समझ में आ गई थी। इसके लिए पूरी कैंपेन उन्होंने लोकल कैंपेन रखी, यानी लोकल लीडर्स के साथ में कैंपेन रखी। इक्का दुक्का नेता, मैंने अर्जुन राम मेघवाल को देखा था, राजस्थानी काफी संख्या में मुंबई में है, मैथिली ठाकुर गई थी, मैथिली ठाकुर वहां पर आई थी, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं है कि जिनके बोलने का इंपैक्ट हो किसी तरीके से।
कैंपेन के लिए ठीक है, लेकिन उनका इंपैक्ट हो उस तरीके के, तो उन्होंने उस तरीके से वो एक एडजस्टमेंट की थी और लोकी उनका प्रचार वहां पर रखा गया। योगी आते तो बड़ी सभा वहां पर होती, बड़ा उसका प्रचार होता, बड़े भाषण कवर किए जाते, उनके हर स्टेटमेंट का मतलब निकाला जाता और उसके वजह से कंसोलिडेशन होता। उसके पीछे एक कारण यह भी था कि मुस्लिम वोटर शिवसेना यूबीटी को वोट डाल रहे हैं, यह भी उनको पता चल गया था, तो वो उन्हें वो भी नहीं करने देना था कि देखिए अभी देख रहे हैं हम लोग कि एमआईएम अच्छा कर रही है मुंबई के भीतर, तो वो भी उन्हें स्प्लिट पूरी तरीके से करवाना था, तो वो भी उन्होंने पूरी तरीके से ध्यान रखा। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने यहां पर की कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बड़े ठीक तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि जो इस रीजन में रहने वाला अपवर्डली मोबाइल यानी जो मध्यम वर्गीय है लेकिन उसके पास गाड़ी है, उसके पास आगे बढ़ने की एक महत्वाकांक्षा है, उससे लगता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी आगे जाकर, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बहुत अच्छा है और खास करके अर्बन सेंटर्स में बीजेपी अच्छा कर लेती है, तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा भी उन्होंने उस तरीके से प्रोजेक्ट किया। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर पेश किया। और दूसरी तरफ उन्होंने इसका भी ख्याल रखा कि जो भी हो जाए मुद्दे ऐसे लाइए कि जिसके वजह से कांग्रेस भी अपने आप शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे से दूर चली जाए। तो जिस वक्त कांग्रेस का अलायंस शिवसेना के साथ टूटा बीएमसी के लिए, उसी वक्त कहीं ना कहीं सील हो गया था ये बात को लेकर कि भाई शिवसेना यूबीटी और एमएनएस यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे 140 सीटों के पूल में लड़ने वाले हैं पूरा चुनाव, और उसमें उनको मैक्सिमम प्रदर्शन अपना करना होगा क्योंकि कांग्रेस उनके साथ में नहीं है। मामू कॉम्बिनेशन उन्होंने तोड़ दिया एक तरीके से, वो बड़ी स्ट्रैटेजी उनकी उस तरीके से रही, क्योंकि हिंदुत्व खान मेयर नहीं बनेगा, इस तरीके के मुद्दे निकाले, यूबीटी को रिएक्ट करना पड़ा, राज ठाकरे को रिएक्ट करना पड़ा, कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने भी अपना रास्ता अपना नाप लिया। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी। और उसके बाद ये इस बात को भी मानना होगा जिसका जिक्र राजदीप हमेशा करते रहते हैं कि उनके हाथ में सारे यानी जो जैसे कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए वो सारी चीजें बीजेपी के पास अगर 90 होगी तो बाकी लोगों के पास 10 भी नहीं होगी। उसका भी पूरा पुरजोर इस्तेमाल उन्होंने उस तरीके से किया और ये चुनाव में उनकी पूरी प्रतिष्ठा लगाकर वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। गिरीश कुबेर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एडिटर हैं लोक सत्ता के। सर स्वागत है आपका। आपके लिए इसके मेजर टेकअवेज क्या हैं, और इसके साथ मेरा ये सवाल बीजेपी के लिए क्या सबक हैं और क्या इसकी लर्निंग है, किस तरह से चुनाव लड़ा, हम इस पे तो बात कर रहे हैं, पर ठाकरे बंधु बहुत समय के बाद एक साथ आए। वो तस्वीर हमने देखी थी पहले कि जब साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और फिर अलायंस का ऐलान हुआ, जब फोटो खींची साझा तो परिवार को भी बुलाया गया और पत्नियों को भी एक दूसरे की मतलब वहाँ पर बुला करके पूरे परिवार ने एक साथ बच्चों को बुलाया गया और फोटो खिंचवाई। ऐसा लगा कि एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक दोबारा से बाल ठाकरे की लेगेसी को ये दोनों भाई मिलकर के क्लेम कर रहे हैं। अभी तक का जो परफॉर्मेंस है यूबीटी प्लस का, एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, वो कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि मुंबई में वो ऐसा जो एग्जिट पोल के अनुमान थे उनके मुकाबले तो बेहतर कर रहे हैं, पर हार तो हार ही होती है। गिरीश जी, दो तीन चीजें अहम सामने नजर आती है। एक तो बात ऐसी है कि बीजेपी 2017 के 17 के चुनाव में जहां थी उससे बहुत ज्यादा आगे गई है, ऐसी तो बात नहीं है। बीजेपी को तब 82 सीटें मिली थी, अब 90 के आसपास है, शायद 2-3 इधर उधर हो जाएगी। तो बदला क्या है? तो बदल इसमें ऐसा हुआ है कि जो अपोजिशन वाले थे वो पूरे के पूरे डिवाइड एंड रूल की तरह से बीजेपी ने उन्हें पूरा खोखला कर दिया। ये जो बीजेपी की एक अच्छी राजनीति की एक पहल नजर आती है, वो पहले दोस्तों को निपटा लेती है, शत्रु होते हैं वो उनको बाद में देखा जाएगा। से उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, उड़ीसा में बिजू जनता दल का क्या हुआ, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का क्या हुआ, आसाम में एजीपी का क्या हुआ, वैसा ही हाल शिवसेना का हुआ। पहली शिवसेना का, अभी दूसरी शिवसेना भी उसी रास्ते से जा रही है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। ये चुनाव में अगर देखा जाए तो सबसे
नाजुक स्थिति है वो एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी की है, क्योंकि एक तो बीजेपी ने उनके लिए जो सीटें छोड़ी थी वहां सीधा सामना था, सीधा मुकाबला था, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ था। तो वहां तो उद्धव ठाकरे उनकी शिवसेना के जीते है लोग। एक थाना छोड़ के बाकी के पूरे शहर में बीजेपी अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपांशन किया, ऐसा देखा जाए तो वो बात नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों की जो जगह ली वो पूरी तरह से हजम कर ली और दोस्तों को धीरे 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 तरीके से उनकी स्पेस कम कर दी है। नंबर एक। नंबर दो, ठाकरे बंधु उनका एक साथ आना है, उसके बारे में बहुत सारी मीडिया में बातें हो गई थी। तब भी मैंने मेरे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा था कि ये टू लिटिल टू लेट। एक तो एक साल कम से कम उन्होंने पहले जल्दी आना चाहिए था, एक साथ। और दूसरी बात ऐसी है कि अब जब साथ आते हैं वो जो बड़ा मिलन वाला जो फोटो आप था वो हुआ सितंबर में, लेकिन एक्चुअल जो अलायंस हुआ वो चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते भी नहीं गए। तो आपको एक्चुअल अलायंस करने में इतनी दिक्कतें आई तो लोग तो इतने पागल तो नहीं है कि आप एक साथ है और कह रहे कि हुआ तो कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, आने के बाद बंबई में उन्होंने सिर्फ उन दोनों की सिर्फ एक रैली हुई शिवाजी पार्क में। उनके पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि वो दे कुडंट आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। वो जो कुछ होता है अलायंस निटी ग्रिटीज में वो कर नहीं पाए। तो उसी रैली में वो बड़ा चर्चा रही राज ठाकरे के प्रेजेंटेशन की। उन्होंने बात छिड़ी वो कुछ लोगों के जीने के जो कुछ मुद्दे होते हैं उनके बारे में होती तो ठीक है, अदानी के बारे में। अगर अरे ये इलेक्शन का चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। ये 3 बार, इसके पहले 2 बार वो सिद्ध हुआ है कि राहुल गांधी उन्होंने जब अदानी का मुद्दा लेके चले थे वो नहीं चला। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने यही मुद्दा लेके आगे चले थे, तब भी नहीं चला। ये तीसरी बार हुआ है ऐसा कि ये इलेक्शन का चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। और तीसरी अहम चीज जो देखने के लिए, I mean, it's not yet, no one has noticed it, but the most important part is the rise of MIM. असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को 100 और 100 से ज्यादा शायद पूरे महाराष्ट्र में सीटें मिली है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कांग्रेस लॉस। कांग्रेस के जो कुछ सपोर्ट बेस रहे थे उसमें मुस्लिम मतदार बड़े तौर से बड़े नंबर से उनके पीछे रहता था। अब ये चुनाव ने दिखा दिया है कि मुस्लिम भी उनके साथ नहीं है। बंबई में 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ 31 या 32 सीटें थी, वो अभी 15-16 पे आ गई, यानी कि 50% सीटें गई है। तो ये 3 मुद्दे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बीजेपी ने पहले दोस्तों को खत्म करना, प्यार में डाला हुआ गले का हाथ, वो बीजेपी वो बाद में कैसे दोस्तों को निपटा लेती है वो बार बार दिख चुका है। दूसरी चीज ये ठाकरे बंधु का बड़ी देर के बाद एक साथ आना। और तीसरा अहम मुद्दा मुस्लिम AIMIM का राइज।